तो आज के आपके करंट अफेयर्स 9 अगस्त 2021 के सबसे पहला करंट अफेयर है चाइल्ड मैरिज इन इंडिया। देखो, इंडिया के बहुत पहले से ये इशू इंडिया के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है कि इंडिया के अंदर चाइल्ड मैरिजेस जो हैं वो ऑलमोस्ट गवर्नमेंट को ब्रिटिशर्स के टाइम से ट्राई करते हुए लगे हुए हैं, पर चाइल्ड मैरिज का इशू अभी तक खत्म नहीं हुआ। खासकर आपकी जो राजस्थान जैसे स्टेट्स हैं, यहाँ पे चाइल्ड मैरिज बहुत ज्यादा है। ठीक है, वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम्स राजस्थान में ये मानी जाती है चाइल्ड मैरिज की। तो इंडिया के अंदर ये जो लेटेस्ट डिबेट आजकल चल रही है ना, उसमें चाइल्ड मैरिज तो एक इशू है ही है, इसके साथ जो मिनिमम एज है जो उसे भी वुमेन के लिए चेंज करने का सोचा जा रहा है। ठीक है, जैसे अभी मेन के लिए 21 साल होना चाहिए और वुमेन के लिए, बॉयज के लिए 21 होता है, और वुमेन के लिए 18 साल की जो एज है ये मानी जाती है मिनिमम एज जितनी चाहिए मैरिज करवाने के लिए। अब बात ये हो रही है कि गर्ल्स के लिए भी 21 साल कर दी जाए ताकि ये दोनों पैरेलल आ जाए। ठीक है, तो इसी के चलते हुए ये सब कुछ सोचा जा रहा है, पर अभी भी आपकी बहुत ज्यादा ये चीजों की प्रॉब्लम है। जैसे 2001 की सेंसस रिपोर्ट ही देखो। ठीक है, 2001 सेंसस की रिपोर्ट क्या कहती है कि 10 से 14 साल की उम्र के बीच में ऑलमोस्ट 5 करोड़ लड़कियों की शादी हुई थी। मतलब 10 से 14 साल की उम्र के बीच 5 करोड़ लड़कियों की शादी हुई हुई थी। ठीक है, उससे बड़ी उम्र 15 से 19 के बीच में आपके 11 यानी कि 1 करोड़ 1.1 हो गया। ठीक है, उतने 1 करोड़ लड़कियों की शादी इस उम्र के बीच में हुई हुई थी। तो हमारे इंडिया में अगर तुम रफली लगाओगे तो एक तरह से 6 से 7 करोड़ वुमेन, गर्ल्स बने जो गर्ल्स हैं जो 18 साल से कम है, उनकी शादी हो जाती है। ठीक है, इसके कारण हमारे सिस्टम में फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, जैसे कि वुमेन को हेल्थ इश्यूज आएंगे, उसके बाद ज्यादा बच्चे होने के चांसेस है। तो हमारी इंडिया की पहली जो पॉपुलेशन प्रॉब्लम है, वॉर ज्यादा बढ़ने के चांसेस है। ठीक है, वुमेन की अपनी हेल्थ को जो रिस्क है वो तो सबसे बड़ा है। तो इसके कारण ये सारी चीजों को इसलिए गवर्नमेंट एलिमिनेट करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, 1929 जब अभी ब्रिटिशर्स का ही टाइम था, तब आपकी चाइल्ड मैरिज एक तरह से बंद कर दी गई थी। ठीक है, ये चाइल्ड मैरिज उस टाइम बंद करने का, सी इंडिया में एक टाइम पे क्या था, इंडिया में लोगों को ये भी प्रॉब्लम थी कि ब्रिटिश ऐसे रिफॉर्म्स क्यों लेके आ रहे हैं जो हमारी सोसाइटी को बदल रहे हैं। ठीक है, जैसे कि ब्रिटिश जब इंडिया में आए उन्होंने एक मिनिमम एज फिक्स की थी, ये तो चलो बाद में 1929 में 14 और ये कर दी गई। 1800s में भी मिनिमम मैरिज की एज फिक्स की थी, 1929 में तो बंद करवाई। 1800s में आपकी शादियां बंद नहीं करवाई थी, पर एक मिनिमम एज बताई थी, और वो मिनिमम एज थी कि 13 साल लड़कियों की उम्र होनी चाहिए, उसके बाद शादी कर सकते हो। लोग 13 साल की उम्र पे भी ऑफेंडेड थे कि इतनी बड़ी लड़की का हम करेंगे क्या। ठीक है, तो लोगों ने उसके अगेंस्ट भी ब्रिटिशर्स के बहुत प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए थे कि 13 साल उम्र कैसे कर सकते हो, इतनी बड़ी उम्र। ठीक है, तो बिल्कुल ये अलग कंसेप्ट। तो करते कराते आपकी इंडिपेंडेंस के बाद जाके 18 और 21 ये एज जाके उसके बाद भी 1978 में जाके हुई है। ठीक है, जब इंडिपेंडेंस आई थी तब वुमेन की 15 साल एज थी, बाद में इंक्रीज हुई है। ठीक है, तो इवन इंडिपेंडेंट इंडिया के बिल्कुल स्टार्टिंग में 18 साल उम्र नहीं थी, 15 थी। बाद में 78 में 18 कर दी गई। अब बात है 18 से 21 करने की। ठीक है, अब दूसरा करंट अफेयर में आपकी एक बॉडी आई हुई है गवर्नमेंट की, भारत डायनामिक्स लिमिटेड। भारत डायनामिक्स लिमिटेड आपकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है, और ये बॉडी क्यों इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया के लिए गाइडेड वेपन सिस्टम्स बनाने का ये काम करती है। गाइडेड वेपन सिस्टम्स का मतलब मिसाइल्स बनाने का। इंडिया की इकलौती ऑर्गेनाइजेशन है जो ये मिसाइल्स का काम करती है। ठीक है, इन्होंने एंटी टैंक मिसाइल जैसे सब कुछ यही बनाते हैं।
ओनली डिफेंस पब्लिक सेक्टर कंपनी टू मैन्युफैक्चर मिसाइल्स एंड अंडर वाटर वेपन्स। तो टॉर्पीडो और वो सब कुछ जो हो गया, वो सब कुछ ये मैन्युफैक्चर करती है। ठीक है, करंट अफेयर क्या है कि देखो इससे पहले क्या था, इनका एक ही जगह पे 2015 एकड़ का एक ही कैंपस है, ये एकड़ याद करना जरूरी नहीं है, सिर्फ एक ही जगह पे इनका कैंपस था, झांसी में। अब अपना ये सेकंड कैंपस बनाने लगे हैं, एक और कैंपस बनाने लगे हैं आपके उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में इनका अगला कैंपस आने वाला है, इस कारण तो एक्सपैंड कर रहे हैं ये अपने आप को, और जरूरत भी है, बिकॉज मिसाइल्स भी उतनी ही क्वांटिटी में बनेगी जितना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है। अगर सेटअप ही कम है तो डिफेंस अपने आप वीक हो गया, पीछे सप्लाई जितनी आएगी वही तो मेन है, इसलिए इसे एक्सपैंड किया जा रहा है। नेक्स्ट आपका है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनएससी। इस टाइम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल दो चीजों के लिए हमारे करंट अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट है। 2021 जब शुरू हुआ था ना, देखो जो ये यूएनएससी होता है, मैं इसका पहले आपको स्ट्रक्चर ही बताता हूँ और इसका पर्पस क्या है वो सब कुछ बताता हूँ फ्रेश शीट पे। आपके जो यूएनएससी है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसका काम क्या है? देखो, आपके वर्ल्ड में हर कंट्री के बीच में पीस बनी रहे, कहीं पे भी कोई वॉर की सिचुएशन ना हो, कोई कंट्री अपने आप में मतलब वॉर इफेक्ट्स को खत्म करने के लिए और दुनिया भर में पीस एस्टैब्लिश करने के लिए आपके यूनाइटेड नेशंस बनाया ही इसलिए गया था। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड वॉर टू के बाद, वर्ल्ड वॉर टू जब एंड होने वाली थी, उसके मतलब बिल्कुल एंड नहीं, अभी वर्ल्ड वॉर टू चल रही थी, पर दिख रहा था कि अब किसी भी टाइम जर्मनी हारने वाला है, तो तब उससे पहले 44 में ये बन गई थी, 45 में वॉर खत्म हुई है। ठीक है, तो इससे पहले इसकी हिस्ट्री क्या है, मैं हिस्ट्री से शुरू करता हूँ। देखो, वर्ल्ड पीस चाहना बहुत पुरानी इच्छा है कि सारी कंट्रीज में सारी लड़ाइयां खत्म हो जाए। इसके चलते हुए जब वर्ल्ड वॉर वन भी हुई थी ना, वर्ल्ड वॉर वन को एक नाम इसीलिए दिया गया था, दी वॉर, उसे तब वर्ल्ड वॉर वन नहीं कहते थे, पता थोड़ी था कि दूसरी होने वाली है। ठीक है, तो उसे द ग्रेट वॉर कहते थे। ठीक है, या उसे कहते थे द वॉर दैट विल एंड ऑल वॉर्स, कि एक बार ऐसा लड़ रहे हैं कि बस सब लड़ाइयां खत्म कर देंगे। वर्ल्ड वॉर के एंड में, वर्ल्ड वॉर वन के एंड में एक और ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी जिसे कहते थे लीग ऑफ नेशंस। पर ये लीग ऑफ नेशंस में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, ये कुछ कंट्रीज को फेवर करती थी, खासकर जो वर्ल्ड वॉर वन में जीती थी, आपकी ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, ऐसी कंट्रीज को ये फेवर करती थी। और जो आपकी रशिया या यूएसए जैसे जो देश थे, अमेरिका का तब भी स्टेटस तो था ही दुनिया में, वो इस लीग का कभी पार्ट ही नहीं थे, ना जापान जैसे देश, ना जर्मनी जैसे देश। ठीक है, तो उन सब के ऊपर, बल्कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी ना, जैसे जर्मनी वॉर में हारा था, जर्मनी के ऊपर सारी जीतने वाली कंट्रीज ने, ब्रिटेन ने, फ्रांस ने, इन सब ने ना बहुत ज्यादा एक्सेस में चार्जेस लगा दिए कि तुम्हारे कारण वॉर हुई है, तुमने इतने पैसे पे करने। जर्मनी कर्जे में डूब गया था, और इतने बुरी तरह कर्जे डूबा कि गरीबी फैल चुकी थी, लोगों के पास ब्रेड खाने के भी पैसे नहीं थे, कंट्री बर्बाद हो गई थी वो डेट के कारण, वो लोन्स के कारण। पर यही कारण था कि आपके हिटलर को मौका मिला और हिटलर इमर्ज हुआ, क्योंकि हिटलर ने इसी इमोशन का फायदा उठाया। ठीक है, कि आपके दुनिया आपके साथ क्या कर रही है और हम जर्मन्स के साथ क्या कर दिया इन्होंने, तो उसी ने डाउनफॉल जो था उसे कन्वर्ट किया। ठीक है, और वर्ल्ड वॉर टू होगी। वर्ल्ड वॉर टू लीग ऑफ नेशंस भी यही सोच के बनाई गई थी कि इसके बाद दुनिया में पीस रहेगी, तो ये ऑर्गेनाइजेशन फेल होगी। अब वर्ल्ड वॉर टू जब खत्म हुई, ब्रिटेन फ्रांस जैसी इतनी बड़ी कंट्रीज की पावर नहीं बची थी, वो लिटरली उनके ऊपर कर्जा इतना था और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ चुकी थी। मेन उस टाइम पावर यूएसए बन चुका था।
तो यूएसए ने जो ओरिजिनली लीग ऑफ नेशंस भी यूएसए का आइडिया था, पर ये जैसे लीग ऑफ नेशंस को चलाना चाहते थे ना, यूएसए ने ज्वाइन नहीं किया। अब वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम यूएसए ने फोर्स करवाया कि हम यूनाइटेड नेशंस बनाएंगे, और इसके क्या प्रिंसिपल हैं। देखो, विनर्स को हमेशा प्रेफरेंस मिलती है कि जो वॉर जीतते हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं वो अपने आप को ऑब्वियसली प्रेफरेंस देंगे। इसकी सबसे कोर बॉडी जो पीस एस्टैब्लिश करने के लिए बनाई गई है वो है यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसके टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, एक पॉइंट पे आपके 15 मेंबर्स होते हैं। ये 15 मेंबर्स दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक को कहते हैं, मतलब 5 अलग डिवाइडेड है और 10 अलग डिवाइडेड है। ये जो 5 मेंबर्स हैं ये सारे वर्ल्ड वॉर 2 के विनर्स हैं, तो इन्होंने अपने आप को स्पेशल ट्रीटमेंट देनी थी। तो स्पेशल ट्रीटमेंट क्या है कि ये 5 इस काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं। ये 5 कौन से देश हैं? यूएसए, रशिया, आपका ब्रिटेन, फ्रांस एंड जापान। ओ सॉरी, चाइना लिखना था, गलती से चाइना लिखना, सॉरी। ठीक है, मैं कुछ और माइंड में सोच रहा था जापान के बारे। तो ये जो सारी कंट्रीज हैं, मैं क्या पॉइंट सोच रहा था, पहले भी लाइट दी हुई थी, कोई बात नहीं, तब तो मेरी बात सुन लो। तो आपके यूएसए, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना जैसी जो ये कंट्रीज हैं, इन 5 कंट्रीज ने अपने आप को स्पेशल प्रिविलेज दी, जिसे हम कहते हैं वीटो। वीटो क्या होता है? वीटो का मतलब है, ठीक है करण, कोई बात नहीं चलता रहने दो, ठीक है। वीटो का क्या मतलब होता है? वीटो का मतलब होता है पावर टू से एब्सोल्युटली नो। तुम किसी भी चीज को मना कर सकते हो। तो होता क्या है, दुनिया में किसी भी कंट्री के अगेंस्ट अगर रेजोल्यूशन आता है या किसी भी चीज के अगेंस्ट रेजोल्यूशन आता है, इन 5 कंट्रीज के पास पावर है कि उस रेजोल्यूशन को खारिज करवा सकते हैं। जैसे इंडिया ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बहुत बारी कोशिश की है कि जो आपके पाकिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट छुपे बैठे हैं, 2-3 जो प्रोमिनेंट नाम है, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, दाढ़ी सी वाला बंदा कौन था, हाँ मसूद अजहर, वो उसे हमने इंटरनेशनल टेररिस्ट, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से अगर डिक्लेयर हो जाता है ना कि ये बंदा इंटरनेशनल टेररिस्ट है, तो वो पाकिस्तान से बाहर किसी और कंट्री नहीं कभी जा पाएगा। पाकिस्तान के अंदर उसके सारे बैंक अकाउंट्स, उसकी प्रॉपर्टी सीज हो जाएगी। पर बिकॉज उसे पाकिस्तान फेवर करता है, पाकिस्तान को फेवर करता है चाइना, तो चाइना उस मोशन को कभी पास नहीं होने देता। चाइना हमेशा रिजेक्ट करवा देता है, चाइना अपनी वीटो पावर यूज करता है और खारिज करवा देता है। वैसे ही कोई भी, ये सिर्फ एक एग्जांपल है कि इंडिया के इंटरेस्ट कैसे हार्म होते हैं, ऐसे किसी भी कंट्री के जो भी इंटरेस्ट होंगे वो इसी तरीके से सारे के सारे रोके जा सकते हैं, ये 5 कंट्रीज के द्वारा। अब ये जो बाकी 10 मेंबर्स हैं, इन्हें एक तरह से हम कहते हैं नॉन परमानेंट मेंबर्स। ठीक है, नॉन परमानेंट है तो ये हमेशा इसका पार्ट तो नहीं होंगे, ये बनते हैं 2-2 साल के टेन्योर के लिए। ठीक है, ये एक टाइम पे, मतलब जो एक कंट्री मेंबर बनेगी वो 2 साल के टेन्योर के लिए बनेगी, और उसके बाद वो इमीडिएटली री इलेक्ट नहीं हो सकते, उन्हें 2 साल का वो गैप देना पड़ेगा, फिर उसके बाद वो दोबारा इलेक्शंस में खड़ सकते हैं और बन सकते हैं। अब ये जो 10 सीटें हैं, ये सारी दुनिया में अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट की हुई है, कि एशिया में से इतने मेंबर आएंगे, अफ्रीका में से इतने मेंबर आएंगे, आपके यूरोप में से इतने आएंगे, अलग अलग जगहों पे आपके साउथ अमेरिका से इतने, वो सारी सीटें डिस्ट्रीब्यूट की हुई हैं ये 10। तो इसी के चलते हुए आपके इंडिया, और ये जब ये टेन्योर शुरू कब होता है और खत्म कब होता है, इसके ऊपर तुम्हें क्वेश्चन आ सकता है, बिकॉज ये इंडिया के लिए इस साल इंपॉर्टेंट चीज है। इस साल और अगले साल के प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। टेन्योर हमेशा 1 जनवरी को शुरू होता है, और इंडिया का टेन्योर इस साल 2021 में ही शुरू हुआ है। तो इस साल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इस साल के जो पेपर्स आ रहे हैं उनके लिए तो खासकर इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, क्योंकि इंडिया को बहुत सालों के बाद इंडिया ने ये सीट दोबारा ली है, ठीक है, और इंडिया अनअपोज्ड जीता था कि हमारे कंपटीशन में कोई नहीं खड़ा हुआ था, तो हम बहुत बड़े मार्जिन, मतलब हम ही जीते थे, और कंट्रीज कई जैसे मेक्सिको जैसे हार गई थी इलेक्शन में, पर इंडिया जीत गया था। तो इसी के कारण आपके इंडिया के लिए सिग्निफिकेंट है। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे मंथली बेसिस पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में क्या होता है, मंथली बेसिस पे आपका एक प्रेसिडेंट बनता होता है, एक देश प्रेसिडेंट की कुर्सी संभालता है। फिर ये वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, ये अभी के लिए वैसे इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी आप आने वाले दिनों में भी इसे अखबारों में देखोगे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का ये हुआ, क्योंकि अगस्त की प्रेसिडेंटशिप आपके इंडिया को मिली हुई है, इसीलिए इंडिया उसके अंदर कोई ना कोई डिबेट्स करवा रहा है, सब कुछ करवा रहा है। जैसे हमने पिछले हफ्ते करवाई थी, आपके अफगानिस्तान के ऊपर डिबेट करवाई थी, ठीक है, अभी भी अफगानिस्तान के ऊपर डिबेट चल रही है। सबसे बड़ा इश्यू यही क्रिएट हुआ है क्योंकि आपके अफगानिस्तान बहुत जल्दी कोलैप्स कर रहा है। सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी वहां की गवर्नमेंट कोलैप्स कर जाएगी, अभी तो सारी फोर्सेस भी नहीं छोड़ के गई हैं। जो लेटेस्ट न्यूज आ रही है वो ये आ रही है कि आपके 6 प्रोविंसेस पे पूरी तरीके से तालिबान का कब्जा हो चुका है। प्रोविंसेस मतलब स्टेट्स के ऊपर, ठीक है, टोटल 34 प्रोविंसेस है उनके, और उसमें से 6 के ऊपर, यानी कि पहले क्या था, तालिबान ने सिर्फ रूरल एरियाज पे कब्जा किया था, शहरों में वो नहीं जा रहे थे, और शहरों में ज्यादातर पॉपुलेशन रहती थी, ठीक है। तालिबान की सॉरी अफगानिस्तान की सिर्फ 10 से 15% पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रहती है, खाली है वो, ज्यादातर लोग वहां शहरों में ही रहते हैं। पर आपकी अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ये क्लेम कर रही थी कि हम शहरों के अंदर सारी फोर्सेस प्लेस कर रहे हैं ताकि वो कभी शहरों में घुस ना पाए। पर सिर्फ कल के दिन की ही बात करूं, एक दिन के अंदर तालिबान 3 प्रोविंशियल कैपिटल्स जीत गया, 3 शहरों पे कब्जा कर गया। तो आपका नॉर्दर्न अफगानिस्तान, जो नॉर्थ ईस्टर्न ऊपर वाला जो अफगानिस्तान का हिस्सा है, वहां पे प्रोविंस पड़ता है कुंडुस, सबसे मेन एरिया है, वो सारा तालिबान के पास चला गया। तो इस तरीके से अब दुनिया के आगे ये क्वेश्चन है कि किस तरीके से आने वाले टाइम में अफगानिस्तान से डील किया जाएगा, क्योंकि फोर्सेस तो विड्रॉ हो रही हैं, तो किसी तरीके से क्या करना है वो सब कुछ सोचा जाएगा। इसका एक और ऑल्टरनेटिव होता है, वो शायद आए शायद ना भी आए, वो है आपके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ना हमेशा एक फोर्स बनाती है जिसे कहते हैं पीस कीपिंग फोर्स। पीस कीपिंग है जिन्हें कहते हैं पीस कीपर्स। इसमें क्या होता है, इन्हें एक और नाम से बुलाया जाता है ब्लू बैरेट्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी फौजी होते हैं वो सारे ब्लू, यूनाइटेड नेशंस का कलर ब्लू है, वो ब्लू कलर के हेलमेट डालते हैं, तो उन्हें ब्लू बैरेट्स भी कहते हैं। पर आपके ये जो है, जो पीस कीपर्स है, इनका काम क्या है कि ऐसी कोई भी कंट्री जहां पे आपकी वॉर डिक्लेयर हुई है या कोई सिविल वॉर छिड़ गई है या कुछ हुआ है, उनके वहां पे ये पीस कीपर्स को प्लेस किया जाता है कि वहां पे पीस बना के रखी जा सके। कोई भी जो 2 गुट लड़ रहे हैं उन दोनों के बीच में उन्हें एक तरह से प्लेस कर दिया जाता है कि लड़ाई रुक जाए, ठीक है। दोनों साइड्स को एग्री करवाया जाता है कि हम आपके यहाँ पे पीस कीपर्स भेज रहे हैं, अब लड़ना मत, और ऐसी सारी चीजों से, ठीक है। तो कई बारी पीस कीपर्स के ऊपर बहुत बड़े हमले भी होते हैं। अब ये पीस कीपर्स में भर्ती कौन होता है, देखो जितनी भी यूनाइटेड नेशंस में कंट्रीज हैं वो अपनी तरफ से खुद अपनी आर्मी को वॉलंटियर करवाती हैं कि हमारी तरफ से इतने पीस कीपर ले लो। जैसे दुनिया का सबसे बड़ा पीस कीपर कॉन्ट्रीब्यूटर इंडिया है, हम क्या कहते हैं, लाखों में अपने सोल्जर्स पीस कीपिंग मिशंस पे भेजते हैं। इससे हमें 2 एडवांटेज हो जाती हैं। एक तो देखो जब आपके पीस कीपिंग मिशंस पे आपके सोल्जर्स गए हैं, उन्हें उनसे ही हमें मतलब 2 एडवांटेज होती हैं। एक तो जितना भी आर्म्स एम्यूनिशन उनका स्टे, उनकी सैलरीज तक, जब वो फॉरेन मिशन पे गए हैं उनकी सैलरीज बढ़ जाती हैं, और वो जितनी सैलरीज हैं वो यूनाइटेड नेशंस पे कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपके आर्मी को लगातार एक इंटरनेशनल टेरेन का एक्सपीरियंस मिलता रहता है, ठीक है। तुम्हारे सोल्जर्स किसी बाहर के लैंड में पोस्टेड है, वहां पे स्ट्रैटेजीज चला रहे हैं, तो उन्हें अलग अलग वॉर स्ट्रैटेजीज और सबके बारे एक्सपीरियंस मिलता रहता है, तो उससे हमारे इंडियन आर्मी का एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है।
इसलिए हम दुनिया में ये बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं। पर फिलहाल के लिए अफगानिस्तान के लिए, अगर अफगानिस्तान में कभी पीस कीपिंग भेजनी होगी तो सारे देशों को, ये 15 के 15 मेंबर्स को एग्री करना पड़ेगा कि हाँ अफगानिस्तान में पीस कीपर्स भेजे जाए। उसके बाद फिर कौन से देश से भेजे जाएंगे, पाकिस्तान भी भेजता है क्योंकि, ठीक है, बांग्लादेश, मतलब जाएगा जो भी आर्मी जाएगी, हेलमेट और उनकी सारे व्हीकल्स के ऊपर यूएन लिखा होता है। वो अपनी आर्मी के तौर पे नहीं जाते, जाते हुए यूनाइटेड नेशंस के तौर पे, ठीक है। तो ब्लू हेलमेट्स और व्हीकल्स के ऊपर भी ब्लू कलर से जैसे लिखा होता है, इस सारी चीजें होती है। तो ये था आपका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे, ठीक है। याद रखना 15 मेंबर्स, 5 परमानेंट जिन्हें P5 भी कहते हैं, परमानेंट 5, ठीक है, 10 नॉन परमानेंट, और ये 10 नॉन परमानेंट कितने साल के लिए चुने जाते हैं, एक बारी 2 साल के लिए चुने, ठीक है, 2-2 साल में बदलते हैं। क्लियर है? अगला जो आपका करंट अफेयर है, ITBP, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, एक आपकी पैरामिलिट्री फोर्स है, उसके बारे एक करंट अफेयर है, ठीक है, ITBP का। इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस ये है क्या? एक पैरामिलिट्री फोर्स है। जैसे मिलिट्री, देखो इंडिया में 2 तरीके की फोर्सेस होती है, मैंने पहले बताया, एक होती है मिलिट्री और एक होती है पैरामिलिट्री। फर्क ये है कि मिलिट्री मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर होती है और पैरामिलिट्री मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर होती है। मिलिट्री का काम होता है वॉर की तैयारी करना और पैरामिलिट्री का काम होता है पीस टाइम में मॉनिटर करना। तो आपकी ITBP आपकी चाइना की सारी बॉर्डर के साथ लगाई हुई है। ITBP का इन स्पेसिफिक काम है कि चाइना की सारी बॉर्डर को पेट्रोल करना और वहां पे मॉनिटरिंग करना। करंट अफेयर क्या बना है कि आपकी पहली बारी ITBP ने 2 वुमेन ऑफिसर्स को कॉम्बैट सर्विसेज में इंडक्ट किया। अब ये एक बहुत ही इंडिया की डिफेंस सर्विसेज के लिए ना बहुत लॉन्ग बैटल जो वुमेन लड़ रही हैं डिफेंस सर्विसेज में, उसमें एक और विन है। कैसे कि आपकी ना डिफेंस सर्विसेज में वुमेन के साथ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन रही है, और उसके अंदर भी आपकी वुमेन को, पहले तो क्या था, वुमेन को रखते ही नहीं थे, फीमेल्स अलाउड ही नहीं थी डिफेंस फोर्सेस में। फिर उन्हें अलाउ किया, तो आपके बहुत सालों से पहले जब बिल्कुल स्टार्टिंग में अलाउ किया, उन्हें सिर्फ ये नर्सिंग या ऐसी चीजों में अलाउ किया गया। उसके बाद फिर ये जो ऑफिसर्स हैं इसकी डिमांड की, तो उसमें भी उन्हें इंडक्ट किया, पर उन्हें कॉम्बैट के लिए कभी नहीं भेजते। कॉम्बैट का मतलब है कि एक्टिव ड्यूटी, जो फ्रंटियर्स हैं वहां कभी नहीं भेजते, ठीक है। क्योंकि हमारे कुछ नेबर, खासकर पाकिस्तान जैसे नेबर्स के साथ तो अभी भी नहीं लगाते, क्योंकि माना क्या जाता है कि अगर कोई इंसिडेंस हो गया कि तुम्हारे दुश्मन एनिमी नेशंस ने कोई ऐसी हरकत कर दी, ठीक है, क्योंकि वो करते गए हैं, पाकिस्तान की तो हिस्ट्री भी बहुत ब्रूटल हो रही है, कुछ साल पहले तक भी आपके कई बार क्या करते हैं ये, हम भी ऐसे करते हैं, हम वापस रिटेलिएशन तो होती है, पर पाकिस्तान ज्यादा ही कर जाता है और बहुत ही ब्रुटैलिटी है कि कई बार बॉर्डर क्रॉस करके छोटी मोटी अगर कोई पेट्रोल जा रही होगी, 5-7 लोग कहीं पे कोई पेट्रोल कर रहे होंगे, उन्हें अचानक घेर के पहले उन्हें मार देते हैं, उसके बाद उनके गले काट के ले जाते हैं। तो एक्चुअली जो हमारे सोल्जर्स की कई बार फिर वहां से बिना हेड के भी बॉडीज आएंगी। तो ऐसा कोई इंसिडेंस अगर वुमेन सोल्जर के साथ हो, और भी ज्यादा ब्रुटैलिटी हो सकती है। इस कारण हमें थोड़ा सा, इंडियन आर्मी इस चीज से थोड़ी सी हेजिटेंट रही है कि हम उन्हें एक्टिव ड्यूटी पे नहीं डालेंगे, यानी कि बॉर्डर्स पे नहीं डालेंगे, ठीक है। बाकी कामों में जो और कहीं पे सिक्योरिटी और मैनेजमेंट है वहां पे कर देंगे, पर एक्टिव जो फ्रंटियर्स हैं वहां पे नहीं डालेंगे। ITBP अब इंडिया की पहली फोर्स बनी है, पैरामिलिट्री फोर्स, जिसने ये स्टेप उठाया और 2 वुमेन ऑफिसर्स को एक्टिव ड्यूटी पे वो डाल रहे हैं, ठीक है। पर क्योंकि पैरामिलिट्री का काम ज्यादातर पेट्रोलिंग का है और इसलिए एक तरह से एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, पर वही जैसे रेपरकशन होंगे उसके बाद फिर अपने आप को वो चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये जो ITBP है ये 1962 में बनाई गई थी, आपके इंडो चाइना वॉर के बाद, जब चाइना के साथ वॉर हुई थी 1962 में। हमारी 1962 से पहले कमी जो रही ना, हमें पता ही नहीं था कि चाइना, मतलब वॉर शुरू कहां से हुई कि चाइना हमारे एरिया में सड़क बना गया था, लद्दाख के एरिया में, और हमें पता ही नहीं था।
उस जमाने में बस 2 पंजाब पुलिस के ऑफिसर्स को भेजा जाता था साल में एक बारी समर्स में, कि वहां जाके चेक करके आओ इलाका सारा ठीक है और वापस से रिपोर्ट फाइल कर दो। वो तो जब वो गए वहां, उन्हें मार डाला गया, ठीक है, क्योंकि चाइना कब्जा करके बैठा हुआ था। उसके बाद आपके वॉर का पता चला कि चाइना किस हद तक आगे आ गया। तो वो जो इश्यू बना, उससे हमें चीज सामने आई कि हम जो लगातार मॉनिटरिंग नहीं कर रहे थे अपनी बॉर्डर की, ये समझ के कि चाइना हमारा दोस्त है, उसने हमारे ऊपर बहुत ज्यादा बैकफायर किया। इस कारण जरूरी है उसके ऊपर लगातार नजर रखना। तो इसलिए आईटीबीपी आपकी वॉर के बाद बनाई गई और तब से वही पेट्रोलिंग करती है। क्लियर है? कोई भी डाउट? ठीक है, तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स।